नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आज आप सबके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुई हूँ रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताओं के साथ। आज इस विषय पे हम सब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जो रीति निरूपण में लिखा गया है। इस काल के अंतर्गत वे सभी ग्रंथ रीति ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्यांगों का पद्यमय लक्षण प्रस्तुत कर उसके उदाहरण के रूप में स्वरचित काव्य को प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र रीतिबद्ध काव्य को आचार्य कवियों का काव्य कहते हैं, वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध काव्य कहते हैं। इन काव्य ग्रंथ निर्माताओं को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि माना जाता है। इन्होंने काव्यांगों के लक्षण लिखकर उनके उदाहरण प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध आचार्यों ने संस्कृत के अलंकार संप्रदाय को विशेष रूप से स्वीकार किया तथा रस, रीति, ध्वनि एवं वक्रोक्ति को गौण माना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रीतिकालीन आचार्यों ने, रीतिबद्ध काव्य के आचार्यों ने अलंकार को काव्य की शोभा माना। इन रीतिबद्ध काव्य रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, किंतु अपने काव्य के माध्यम से वे संस्कृत भाषा में वर्णित साहित्य शास्त्र का हिंदी लोक भाषा यानी ब्रज भाषा में अनुवाद करते थे। इन आचार्यों ने नए काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की, इसीलिए इनकी रचना में मौलिकता का अभाव है। उन्होंने पूर्व निर्धारित परिपाटी का अनुकरण मात्र किया है। ये आचार्य अलंकारों और नायक नायिका के भेद निरूपण में ही व्यस्त रहे। इस वर्ग के अंतर्गत दो प्रकार के कवि हुए। पहले वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। इस वर्ग में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव और पद्माकर आदि कवियों की गणना की जाती है। एवं दूसरे वर्ग में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो लिखे पर लक्ष्य ग्रंथ नहीं। इनमें श्रीपति का नाम सर्वोपरि है। इस काव्यधारा की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कवि कर्म और आचार्य कर्म का समन्वय। कवि कर्म और आचार्य कर्म का अद्भुत समन्वय रीतिबद्ध काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। रीतिकाल में साहित्य और साहित्य शास्त्र दोनों का आश्रय स्थान दरबार में था। दरबार का परिवेश ज्ञान और गुणग्राही उतना नहीं था जितना कि चिंतन के लिए अपरिहार्य होता है। संभवतः इसीलिए आचार्य कर्म में इतनी गंभीरता नहीं थी। दरबारी सभ्यता इस काव्य में एक नया रूप धारण कर चुकी थी, जिसमें प्रदर्शन का जितना महत्व था उतना दर्शन का नहीं। अतः आचार्य कर्म भी उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हुआ। परिणामतः आचार्य कर्म और कवि कर्म यहाँ एकाकार हो गए। कवित्व और आचार्यत्व के मिश्रण के दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए विवेचन और पर्यावलोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी नहीं हुआ।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रीतिबद्ध काव्य की अगली प्रमुख विशेषता नारी चित्रण है। नारी के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगवादी रहा है। चाहे रीतिबद्ध कवि देव, मतिराम, केशव हो, चाहे रीति सिद्ध कवि बिहारी हो अथवा रीति मुक्त कवि घनानंद, बोधा या आलम हो, सभी की दृष्टि नारी के प्रति भोगवादी रही है। श्रृंगार भाव की इतनी बेकदरी और नारी के प्रति इतनी तुच्छ दृष्टि हिंदी साहित्य में कभी प्रकट नहीं हुई। सौंदर्य चित्रण इस काव्य की अगली प्रवृत्ति है। रीतिबद्ध श्रृंगारिक काव्य के मुख्य आलंबन नायक नायिका रहे हैं। इन दोनों में नायिका की अंग ज्योति की ओर कवियों की दृष्टि अधिक रही है। नक्षिक वर्णन के सारे प्रसंग इसके प्रमाण हैं। भिखारी का एक सौंदर्य चित्र यहाँ पर द्रष्टव्य है। पंकज से पायन में गुजरी जरा ययन की, घाघर को घेर दीठी घेरी घेरी रखियां, दास मन मोहन मती के बनाय, बनी कंठमाल कंचुकी हवेल हार परिवया, भाग भरी भागिनी सुहाग भरी, सारी सूही मांग भरी, मोती अनुराग भरी अखियां। ऐसा ही सम्मोहक रूप इस धारा की कवियों की दृष्टि में था। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अलंकारिकता इस काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति रही है। चमत्कार का अर्थ है अलंकार प्रधान होना। तत्कालीन रीतिबद्ध कवि अलंकारों पर अधिक ध्यान दिया करते थे। अलंकारों में भी वे कवि अनुप्रास, यमक पर विशेष बल देते थे, क्योंकि अनुप्रास के प्रयोग से मुक्तक की भाषा में नाद उत्पन्न करने में सहायता मिलती थी और काव्य में भी एक मधुरता आ जाती थी। आश्रयदाता भी कविता का मर्मज्ञ नहीं होता था, उसे शब्दों के चमत्कार और उसकी गेयता से ही अधिक मतलब होता था। अतः कभी कभी इन मुक्तकों को अतिशयोक्ति और उपमा अलंकारों से भी सजाया जाता था। रीतिबद्ध कवि संस्कृत के अलंकार शास्त्र की रूढ़िगत उपमानों को लेकर ही उनका पृष्ठपेषण करता रहा। इस संदर्भ में उसने किसी नवीन मौलिक उद्भावना से काम नहीं लिया। परिणामतः उनके नक्षिक वर्णन रूढ़िबद्ध और अवैतिक ही बने रहे। रूप सादृश्य मूलक अप्रस्तुत विधान की अपेक्षा धर्म सादृश्य विधान सुंदरतम होता है। रीतिबद्ध कवियों ने इस प्रकार से अप्रस्तुत विधान की कमी देखी गई है। काव्य रूप इस काल की अगली विशेषता है। रीतिकालीन कवि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता वृत्ति को तुष्ट करना था। वह पूर्ण रूप से राजदरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पादनार्थ तथा वाहवाही प्राप्ति के लिए मुक्तक शैली उनके अधिक अनुकूल जान पड़ती थी। यह समय प्रबंध काव्य के निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। जिस दरबार में कवि पूर्वजों के दंगल लगते हों और जहां एक दूसरे पर बाजी मारे जाने की होड़ चलती रहे, वहां प्रबंध काव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत साहस भी किया गया, लेकिन वह विशेष फलीभूत नहीं हुआ। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एक रसता और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये बातें न तो उस समय के कवियों के पास थी और न ही श्रोता के पास। इस काल में यद्यपि सबके आचार्य केशव दास ने रामचंद्रिका लिखकर प्रबंध काव्य लिखने का मार्ग प्रशस्त किया, परंतु यह परंपरा आगे नहीं चल पाई। आचार्य केशव दास स्वयं ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में रहते थे। कवि प्रिया इनका इसी प्रकार का एक लक्षण ग्रंथ है, किंतु रामचंद्रिका की प्रबंध रचना पद्धति इसके आगे नहीं बढ़ पाई। अगली प्रमुख विशेषता श्रृंगारिकता है। श्रृंगारिकता इस काव्य धारा की ही नहीं, इस काल के साहित्य की सर्वाधिक मुखर प्रवृत्ति रही है। इस काल के कवियों में मौलिकता का अभाव भले ही रहा हो, पर श्रृंगार रस के विभिन्न अवयवों जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी इत्यादि के वर्णन एवं नायिकादि भेदोपभेद, उनकी सूक्ष्म श्रृंगारिक मन स्थितियों के उद्घाटन में
ऋतु आदि के वर्णनों में कवियों ने जितनी सरस और मार्मिक उक्तियां प्रस्तुत की हैं, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के हजारों वर्षों के साहित्य से एकत्र की जाए तो भी इनकी तुलना में कम पड़ जाएंगी। केवल मात्रा में ही नहीं, सरसता में भी यह साहित्य अद्भुत है। इस धारा के कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का पूरे मनोवेग से चित्रण किया है। प्रेम का मूल्याधार आलंबन सौंदर्य मानने के कारण इन्होंने सौंदर्य के चित्रण में विशेष रुचि ली है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली जो इस काल की विशेषता है वह है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति का आश्रय या स्वतंत्र रूप से कम ही चित्रण देखने को मिलता है। रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि था, उसके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश भी कम था। अतः उसके काव्य में वाल्मीकि कालिदास का प्रकृति का बिंबग्राही रूप देखने को नहीं मिलता। प्रकृति का उद्दीपन रूप में भी चित्रण भी इस परंपरा मुक्त है। प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। इस विषय में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण षट ऋतु और 12 मासा के चित्रण पद्धति पर हुआ है। संयोग पक्ष में पावस उतना ही प्रभावोत्पादक वर्णन नहीं मिलता जितना इससे संबद्ध हिंडोले और 30 त्योहारों का। पावस में प्रेमी प्रेमिका के मिलन के अवसर पर कवि का मन खूब रमता हुआ सा दिखाई देता है। नीतिबद्ध कवि की नायिका को वियोग काल में शुभ चंद्रमा कसाई सा लगता है तो पपीहे की पीपी प्राण लेने लगती है। अतः इस प्रकार प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण रीतिबद्ध काल में रीतिबद्ध काव्य में देखने को मिलता है। अगली जो इसकी प्रवृत्ति है वो है समाज से सर्वथा विमुख कविता। अधिकांश रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाता विलासी राजाओं तथा सामंतों की विलासिता को तुष्ट करने के लिए इन्हें घोर श्रृंगार की रचनाएं लिखनी पड़ी। अतः दरबार में हल्की फुल्की रचनाओं को ही आदर प्राप्त था। रीतिबद्ध कविता दरबार में पहुंचकर अपनी स्वाभाविक गंभीरता को खोती रही, वह समाज से भी दूर होती गई। इन कवियों का संबंध केवल दरबारों से था। इसी वजह से राजाओं को स्वयं प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था। समाज के यथार्थ से दूर होना ही रीतिकालीन काव्य के चमत्कारपूर्ण बन जाने का एक कारण था। पराश्रयता की भावना इस काल की अगली प्रवृत्ति है। रीतिबद्ध कवि अपने साहित्य और काव्यशास्त्रीय ज्ञान के लिए संस्कृत कवियों तथा आचार्यों पर अत्यधिक निर्भर रहे। ऐसा होते हुए भी रिक्त में मिली संस्कृत साहित्य की विशाल परंपरा का सम्यक उपयोग करके विशाल संसार को भी अपनी आंखों से देखने का अवसर उसे मिला। लेकिन यह भी सत्य है कि रीतिकालीन कवि संस्कृत साहित्य पर अत्यधिक अवलंबित था और उनकी स्वतंत्र चिंतन के प्रति अवज्ञा का भाव अवश्य खटकता रहा। इस काव्य के कवियों में आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ता है। रीतिबद्ध कवियों की काव्य रचनाओं में राधा कृष्ण के रूप को भी दर्शन होते हैं। इन कवियों ने राधा कृष्ण को अपनी श्रृंगारी कविताओं का आलंबन बनाया। भक्ति नीति एवं वीर रस इस काव्य की अगली विशेषता है। रीतिबद्ध काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां यत्र तत्र बिखरी हुई मिल जाती हैं, पर इनके आधार पर हम रीतिकाल के कवि को न तो अनन्य भक्त कह सकते हैं और न ही राजनीति निष्णात राधा कृष्ण के नामोल्लेख मात्र से रीतिकाल के कवि को भक्ति परंपरा में ही स्थान दिया जा सकता है। प्रायः इन सभी कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति की भी रचनाएं की हैं, किंतु उनकी भक्तिपरक रचनाएं उनके विभाजित व्यक्तित्व का परिचायक हैं। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम अगले भाग में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप सबको यह समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।